Assalamu alaikum. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College, Sialkot. Today the topic of our discussion will be गैर मुल्की तजारत, जिसको हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है असूल तजारत का। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और आपके पास इंग्लिश की बुक है तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का चैप्टर नंबर 12 होगा फॉरेन ट्रेड के नाम से, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जैसे कि आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है कि गैर मुल्की तजारत की डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आते हैं कि डेफिनेशन पढ़नी है गैर मुल्की तजारत की, ये होती क्या है। और ये मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि हमने पहले मुल्की तजारत पढ़ा था, तो मुल्की तजारत क्या होती है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने मुल्क की हदूद के अंदर रह के जो है वो तजारत को सरअंजाम देते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोड्यूसर है वो भी एक ही मुल्क में होता है और जो कंज्यूमर है वो भी एक ही कंट्री में होता है। तो इस तरह की तजारत को हम मुल्की तजारत कहते हैं। गैर मुल्की तजारत इसके बिल्कुल अपोजिट है कि जिसमें क्या होता है कि जो पैदाकार है वो एक मुख्तलिफ मुल्क में होता है और जो सारिफ है वो एक डिफरेंट कंट्री में होता है। तो इसको हम फॉरेन ट्रेड या फिर गैर मुल्की तजारत का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, या फिर अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो वो है कि जब दो या दो से ज़्यादा ममालिक के बाशिंदे आपस में अशिया और खदमात का लेन देन करेंगे तो इसे हम बैनुल अक़वामी तजारत या फिर गैर मुल्की तजारत का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें कुछ वजूहात बताई हैं कि फ़ॉरेन ट्रेड या किसी दूसरे मुल्क के साथ हम तजारत क्यों करते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे बना रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम अपने देखा जाए तो अपने आप को कंफर्ट देने के लिए लग्जरीज़ भी यहाँ पे तैयार होती हैं। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी यहाँ पे आपको आसानी से अवेलेबल होती हैं। लेकिन इसके बावजूद नीड्स को पूरा करने के लिए, जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें समटाइम्स क्या करना पड़ता है कि हमें दूसरे मुल्कों से तजारत करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। ये तो खैर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि गैर मुल्की तजारत की इकसाम कौन सी होती हैं। लेकिन जहाँ तक इसकी वजूहात की बात है तो देखिए बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं गैर मुल्की तजारत के वकूफ़ पज़ीर होने की, जिसमें जैसे मैंने एक सबसे बड़ी जो कॉज है, जो वजह है जिसकी मैंने बात की कि जैसे हमें अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है और हम अगर अपने इसको मुल्की सतह पे पूरी नहीं कर पा रहे, अपने नेशनल लेवल पे हम नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें दूसरे मुल्कों के साथ जो है तजारत करनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको गैर मुल्की तजारत के फ़वाइद या एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड गिवन है, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, नापैद अशिया की दस्तयाबी। नापैद अशिया वो होती है कि जो आप अपने मुल्क में नहीं बना रहे होते ना, या आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते कि आप अपने मुल्क में उन चीज़ों को बनाएं। तो फिर आप क्या करते हैं कि दूसरे मुल्क से जो है उन चीज़ों को अपने मुल्क में उनकी फराहमी आसान बनाते हैं ताकि लोग अपने मुल्क से फिर उन चीज़ों को ईज़िली परचेज़ कर सकें, ठीक है। तो सेकेंड, जैसे आप यहाँ पे इसका मेरिट देख रहे हैं कि ज़ायद पैदावार का निकास, कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे चीज़ें, अगर आप आपकी कोई इंडस्ट्री है, कोई बिज़नेस है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं और आप कुछ बना रहे हैं तो आप वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसको बनाते हैं कि ना सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं बल्कि उसको आउट ऑफ द कंट्री भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। फिर ज़राए का भरपूर इस्तेमाल के इसमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला ने हमें नेशनल रिसोर्सेज से नवाजा है पाकिस्तान को, तो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। दिफाई ज़रूरियात की जहाँ तक बात है कि हमें लेटेस्ट मशीनरी चाहिए होती है, लेटेस्ट वेपन्स चाहिए होते हैं, लेटेस्ट हथियार चाहिए होते हैं, तो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी समटाइम्स हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। फिर मंडी की वसअत के, इससे देखिए ओवरऑल मार्केट जो है ना वो आपकी एक्सपैंड होती है फॉरेन ट्रेड में। क्योंकि देखिए जब आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, एक मुल्की सतह पे काम कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको पता है कि आपके मुल्क के क्या हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, आपके जो मनी है उसमें कितनी डिवैल्यूएशन है या कितनी एप्रिसिएशन है, हर चीज़ से आप आगाह होते हैं। अच्छी तरह से आपको पता होता है कि आपकी क्या कंडीशंस जो हैं कंट्री में इस टाइम, इकोनॉमिक कंडीशंस या पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं, और वही आपकी जो मार्केट है वो भी लोकल होती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें फिर आपकी मार्केट जो है वो एक्सपैंड कर जाती है। आप ना सिर्फ अपनी नेशनल मार्केट को कैप्चर कर रहे होते हैं बल्कि आप इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर कर रहे होते हैं। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है।
ओवरऑल जो है एक वर्ल्ड वाइड पीस की सिचुएशन जो है रहती है। जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक पीसफुल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी अगर कुछ एक्सपोर्ट करके तो उससे भी अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं कि समटाइम्स अगर आप जैसे इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं तो खुदा न खास्ता जब पाकिस्तान में कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जब हमें एड की ज़रूरत होती है तो ऐसे कंट्रीज़ फिर हमें एड भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमें दूसरों के ट्रेडिशंस और उनके कल्चर का पता चलता है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करती है, वो आगे जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है। हम एग्रीकल्चरल कल्चर के तौर पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ओवरऑल, क्योंकि हम चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको पता है ना कि जब हम चीज़ों को उनको ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिएट करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। इसी तरह से फिर देखें बुलंद म्यारी ज़िंदगी के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज़ करता है। ज़राए तवानाई की दस्तयाबी कि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और इकनॉमिकली भी हम तरक्की करते हैं। तो ये तो गैर मुल्की तजारत के फ़वाइद थे ना, फॉरेन ट्रेड के इतने ज़्यादा एडवांटेजेस जो हमने पढ़े कि अगर हम अपने कंट्री में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कितने ज़्यादा एडवांटेजेस जो हैं वो हासिल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एडवांटेजेस के साथ साथ देखिए हर चीज़ के अगर मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं। तो उसमें फिर हम इनके डीमेरिट्स पढ़ेंगे तो उसमें पहला डीमेरिट है मोहताजी कि सबसे जो एक बुरी बात इसमें ये होती है कि फिर आप दूसरे कंट्रीज़ के जिनके साथ आप फिर कुछ चीज़ें जहाँ से मंगवा रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर आप एक जो है आपको उस चीज़ के लिए हमेशा उन्हीं से रब्ता करना पड़ता है। और क्योंकि वो आपकी नीड अपने मुल्क में सेटिस्फाई नहीं हो रही होती तो फिर आपको हमेशा उस चीज़ के लिए उन्हीं के आगे जो है वो हाथ फैलाने पड़ते हैं या फिर उन्हीं से वो चीज़ जो है वो मंगवानी पड़ती है। जैसे अगर हम वेपन्स की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स जो है वो नहीं बनाए जाते, तो वेपन्स के लिए हमेशा हमें दूसरे कंट्रीज से जो है वो रुजू करना पड़ता है। इसी तरह से देखिए महसूस पैदावार कि आमतौर पे क्या होता है कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो चंद एक चीज़ों में स्पेशलाइज हो जाते हैं और फिर वही कोशिश करते हैं कि वो वही चीज़ें बनाएं, ठीक है। जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो लेदर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो इतने ज़्यादा लेदर एक्सपोर्ट के बिजनेसेस हैं और एक्सपोर्टर्स हैं कि वो फिर मार्केट में एक जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर आपको पता है ना कि डिमांड भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ जो है फिर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद देखें कि मुल्की सनतों को ज़ाहिर नुकसान होता है जब आप दूसरी मसनूआत दूसरे मुल्कों की मसनूआत को यूज़ कर रहे होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, समटाइम जो है ड्रग्स वगैरह भी स्मगल होते हैं और ट्रेड राइवलरीज भी क्रिएट हो जाती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी अनस्टेबल होने का खतरा होता है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी और आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी अगर आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपके अनफेवरेबल हो जाएं तो उससे भी बहुत ज़्यादा आप इकोनॉमिकली जो है वो पीछे चले जाते हैं और आपको काफ़ी जो है वो लॉस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से फिर देखिए कि ज़रूरी ममालिक को नुकसान होता है कि आमतौर पर जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे ममालिक को भी इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से फिर नुकसान उठाना पड़ता है। इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो सकती है, ओवरऑल एक मौशी बहरान क्रिएट होता है कि समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि अशिया की तलब को बढ़ाने के लिए उनकी सप्लाई कम कर देते हैं तो उससे फिर प्राइसेस भी अप हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला आपको इसमें फेस करना पड़ जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मोनोपली जो है उसके इन्वायरमेंट क्रिएट होना भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है और जो हमारे अपने मुल्क में चीज़ें बन रही हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है कि लोग फिर जो है क्योंकि स्टेटस कॉन्शियस भी होते हैं थोड़ा सा, तो वो इम्पोर्टेड गुड्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं बजाय कि अपने मुल्क में बनी हुई मसनूआत को यूज़ करने की। तो ये कुछ जो है इसके नुकसानात थे। इसी तरह से फिर देखें कि गैर मुल्की तजारत में मुश्किलात है, ठीक है। हम इस तजारत को करते तो हैं लेकिन इसमें कुछ हमें डिफरेंट किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ता है। उसमें पहले नंबर पे देखें कि अदायगी का मसला, ठीक है ना, कि सबसे पहले पेमेंट का जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनली जो करेंसी है वो कोई और करेंसी है जो यूज़ होती है और जब आप अपने होम ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें फिर आप चाहे किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी प्रोविंस पे चले जाएं तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री सेम करेंसी जो है वो यूज़ होती है। तो पेमेंट का भी मसला होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें आपको इशूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस होता है, कस्टम ड्यूटीज़ हैवी हो जाती हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पाती, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव होते हैं।
और डिफरेंट किस्म के खतरात और डेंजर्स का सामना आपको करना पड़ सकता है कि सामान जो है उसको नुकसान हो सकता है, वो ज़ाया हो सकता है। तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो इसका सामना होता है। फिर मालूमात में कमी के दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके मार्केट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं होती, तो उससे भी फिर समटाइम्स आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद देखें कि सियासी हालात भी दूसरे कंट्री के ज़ाहिर है जो भी उसकी इकनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस है उससे भी मुकम्मल तौर पे हम अपने मुल्क में रहते हुए हमें उससे मुकम्मल आगाही जो है वो नहीं होती। एजेंट्स समटाइम्स काम ख़राब कर देते हैं बीच में आके, वो काफ़ी ज़्यादा उसका भी बजट आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर जो दूसरे मुल्क की, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो मार्केट है ज़ाहिर है उनकी अपनी मार्केट की कंडीशंस होती हैं और उनसे भी मुकम्मल आगाही फिर इसमें बहुत ज़रूरी होती है, जो समटाइम्स आपको डिफरेंट सिचुएशंस में नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपका वहाँ पे अपनी कोई फ्रेंचाइज या ऑफिस नहीं है जो कि वहाँ से इस चीज़ की मालूमात रखे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ठीक है ना। तो ये तो मुश्किलात थी, डिफ़िकल्टीज़ थी फॉरेन ट्रेड में। उसके बाद आप देखें कि बैरूनी तजारत में इस्तेमाल होने वाली दस्तावेज़ात के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं कि जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें फिर हमें इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं होती। उसमें सबसे पहले देखें कि बिल ऑफ लेडिंग या बहरी बल्टी है कि ये एक रसीद है जो कि आपकी शिपमेंट कंपनी की तरफ से आपको जारी की जाती है, क्योंकि अब आप जब आपने अपना सामान उनके हवाले करना होता है जो कि आपने ज़ाहिर है दूसरी जगह पे भेजना होता है, तो वो आपको एक रसीद दे देती है जिसको हम बहरी बल्टी कहते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ जिक्र किया गया है इसी काइंड्स का कि समटाइम क्लीन बिल ऑफ लेडिंग होता है और समटाइम फाउल बिल ऑफ लेडिंग होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग है वो जो है उसके ऊपर जब माल का मुआयना होता है तो कुछ भी लिखे बगैर सिग्नेचर्स कर दिए जाते हैं ना, किसी किस्म का भी कोई कमेंट लिखे बगैर, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके होती है। लेकिन फाउल बिल ऑफ लेडिंग में आमतौर पे जब जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है वो ओवरऑल सामान की पैकिंग के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो फिर उस बिल में उस चीज़ को मेंशन कर देता है और उसको फिर हम फाउल बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो बिल आपकी डॉक्यूमेंट है वो है मेड की रसीद, ठीक है। मेड की रसीद क्या होती है कि जहाज़ पर जब आपका जो भी माल होता है वो वसूल करने के बाद कप्तान का जो भी असिस्टेंट होता है ना, वो आपके ओवरऑल सामान की को काउंट करके उसकी पैकिंग वगैरह को चेक करके फिर मेड की रसीद जो है वो इशू कर देता है। उसके बाद फ्रेट नोट होता है। फ्रेट नोट ये आपकी शिप का किराया होता है, ठीक है, जो आपने पे करना होता है, और ये आपने लाजमी तौर पर इसको, क्योंकि फ्रेट बेसिकली भी हम रेंट को कहते हैं ना, तो इसको फिर आपने जहाज़रां कंपनी को इस किराए को पे करना होता है। उसके बाद देखिए बहरी बीमा पॉलिसी के अपने सामान को जो है बहरी खतरात से महफूज बनाने के लिए फिर आपको समटाइम मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है, और समटाइम ये भी एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो भी सामान भेज रहा है उसको इंश्योर करा ले, ठीक है, ताकि अगर कोई ना कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म का नुकसान होता है तो वो फिर इंश्योर होने की वजह से उसको कुछ कंपनसेशन जो है वो कर दी जाती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में देखें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रही है, बेचक या फिर इनवॉइस। देखें इनवॉइस जो है ना, माल की असल जो कीमत होती है ना, एक्चुअल प्राइस की जो रसीद होती है उसको हम इनवॉइस कहते हैं, कि जिसके ऊपर माल की असल कीमत लिखी होती है, और डिफरेंट इसमें इसके अलावा कीमत के अलावा क्वालिटी, क्वान्टिटी, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह इनवॉइस के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखेंगे काउंसलर बेचक भी होती है। समटाइम्स काउंसलर बेचक जो होती है वो इस बात का बेसिकली प्रूफ होता है कि बिल में जो बरामद करदा माल है उसमें जो भी कीमत है, जो एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन दैट, वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी होती है। हुंडी आपको पता है कि इसलिए तहरीर की जाती है जब क्रेडिट बेसिस पे आपकी सेल परचेज हो रही होती है, तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद देखिए तस्दीकनामा असलियत भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि आपको अपने कंट्रीज़ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलता है, और ये भी बरामद करंदा प्रिपेयर करवाता है ताकि दरामद करंदा की सेटिस्फेक्शन हो जाए कि माल उसने जहाँ से मंगवाया है बेसिकली वो वहीं से उसको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी बनाया जाता है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जाती एतबारी ख़त है कि ये भी बरामद करंदा का जो बैंक होता है जिसने जो कि सामान अपना जिसने भिजवाना होता है, उस बैंक को दरामद करंदा के बैंक की तरफ से ये डॉक्यूमेंट मसूल होती है, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट के भरोसे फिर जो एक्सपोर्टर है वो माल को जो है वो डिस्पैच कर देता है, ठीक है। जब तक एक्सपोर्टर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं आता तब तक वो आमतौर पे माल को डिस्पैच नहीं करता। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री है। बिल ऑफ एंट्री भी आपको पता है कि बंदरगाह पर जब सामान पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर दरामद करंदा या उसका कोई भी एजेंट उसकी मुकम्मल तफसील उसने जो है कस्टम्स को देनी होती है, और उसको फिर हम बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। और ये वाइट, ब्लू और जो है ब्लैक, तीनों में से कोई भी एक तरह का हो सकता है। और उनके इस्तेमाल क्या हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर वाइट है या ब्लैक है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं होती। अगर ब्लू है तो इसका मतलब ये होता है कि दरामद करंदा ने अपने ही मुल्क में
जो है माल फ़रोख्त करना होता है, और सफ़ेद है यानी अगर वाइट है तो ऐसे माल के लिए इस्तेमाल होता है कि जो दरामद करने के बाद दूसरे मुल्कों को दोबारा से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बिल ऑफ साइट है। बिल ऑफ साइट जो है अगर दरामद करदा माल की तफसील कस्टम्स को फराहम ना करे तो वो फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद ही सारा का सारा जो सामान है उसको चेक कर लें और उसके बाद फिर एक बिल ऑफ साइट जो है वो प्रिपेयर कर दें। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि चार्टर पार्टी होती है। चार्टर पार्टी आमतौर पर हम इसे कहते हैं कि जब आप पूरा का पूरा शिप जो है वो अपने ले लेते हैं, उसको किराए पे ले लेते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को हम चार्टर पार्टी कहते हैं। उसके बाद देखें कफालतनामा, कि अगर दरामद करना के पास कस्टम ड्यूटी वगैरह की अदायगी के लिए समटाइम पैसे नहीं होते तो वो बैंक से कर्ज हासिल करना चाहता हो तो वो फिर एक तहरीरी डॉक्यूमेंट के ज़रिए अपना माल जो भी है सामान वगैरह बैंक को बतौर सिक्योरिटी दे देता है और फिर जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फिर हम कफालतनामा कहते हैं। उसके बाद बूदी का इतलानामा, कि ये एक काबिल इंतकाल या ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है जो कि पोर्ट के जो कस्टम्स होते हैं ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से माल के जो मालकाना हकूक़ हैं उनको तस्लीम और ज़ाहिर करने के लिए जारी की जाती है। इसी तरह से फिर तवान्नामा, कि तवान्नामा ऐसी दस्तावेज़ होती है कि जिसमें कोई शख्स किसी दूसरे शख्स या इदारे को महसूस या स्पेसिफिक कंडीशंस में जो है पहुँचने वाले नुकसान की सूरत में उसको इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि वो उसको फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें तरसील का हुक्मनामा। तरसील का हुक्मनामा आमतौर पर उसको सेंड किया जाता है इम्पोर्टर को, जिसमें उसको ये बताया जाता है कि माल जो है वो डिस्पैच हो चुका है। उसके बाद दस्तावेज़ात जो है बराए हुकूक़ मिल्कियत उसको पहुँचाए जाते हैं और नेक्स्ट वो फिर जो इम्पोर्टर है वो इनवॉइस को देखते हुए उसकी पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देता है और इस तरह से हमारा ये जो प्रोसेस है ओवरऑल ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखें डिफरेंस बिटवीन होम एंड फॉरेन ट्रेड, मुल्की और गैर मुल्की तजारत में फ़र्क है। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा आज की वीडियो में। तो इसको आपने ध्यान से जो है वो पढ़ना है, अच्छे तरीके से इसको आपने मेमोराइज़ करना है और जब मैं आपको ये लास्ट टॉपिक भी इसका पढ़ा दूँगी द डिफरेंस बिटवीन द होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, मुल्की और गैर मुल्की तजारत में फ़र्क, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें सो दैट कि उसमें आपको ये पता चले कि आपको चैप्टर की जो है वो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा जी, तो उसमें फिर आप देखें कि मुल्की तजारत और गैर मुल्की तजारत में जो फ़र्क है उसमें सबसे पहला जो है वो करेंसी का है। ठीक है, कि मुल्की तजारत में देखिए आपको पता है कि हम अपनी होम करेंसी यूज़ करते हैं लेकिन फॉरेन ट्रेड में हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। इजाज़तनामे की बात करें तो मुल्की तजारत में ऐसा हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई ख़ास कानून या ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेड में हमें परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और हमें कुछ ख़ास कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद देखिए कैपिटल या सरमाया और मेहनत की इंतकाल पजीरी। होम ट्रेड में हमें कम कैपिटल चाहिए होता है जबकि फॉरेन ट्रेड में आमतौर पे हमें ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तवाज़ुन तजारत की बात करें तो मुल्की तजारत में आमतौर पे क्योंकि दरामद बरामद तो नहीं होती है तो वहाँ पे उसका कोई फ़र्क जो है वो हमारे तवाज़ुन अदायगी में भी नहीं बढ़ता, लेकिन क्योंकि फॉरेन ट्रेड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है तो अगर उनका बैलेंस ख़राब हो जाए तो हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का BOPs जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यही बात तवाज़ुन अदायगी में भी की गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी की गई है। उसके बाद कवानीन देखें कि आमतौर पर होम ट्रेड में हम एक जैसे कवानीन को और अपने मुल्क के कवानीन को फॉलो करते हैं, लेकिन गैर मुल्की तजारत में हमें दूसरे मुल्क के कंट्री के जो भी लॉज हैं उनको भी देखना पड़ता है। फिर ज़राए नकलो हमल भी हमें पता है कि होम ट्रेड में इजीली अवेलेबल होते हैं जबकि फॉरेन ट्रेड में उनका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तजारती अखराजात की बात की जाए तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें फॉरेन ट्रेड में फेस करने पड़ते हैं जबकि होम ट्रेड में ऐसा कोई मुश्किल नहीं होती। तजारती मालूमात की बात करें तो हमें ज़्यादातर मालूमात जो है होम ट्रेड में हमें बिल्कुल अपने एग्जैक्ट इकनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस का पता होता है जबकि फॉरेन ट्रेड में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती। टैक्सेस या ड्यूटीज़ की बात करें तो वो भी मुल्की तजारत में आमतौर पर कम होती हैं और गैर मुल्की तजारत में आपको दरामदी और बरामदी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं। एजेंट्स भी फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा होते हैं, इंश्योरेंस भी फॉरेन ट्रेड में ज़रूरी है और टैरिफ और कोटा की बात की जाए तो गैर मुल्की तजारत में आमतौर पे डिफरेंट चीज़ों की जब आपने उसको करना होता है, उसकी पैदावार की हौसला अफजाई करनी होती है तो फिर डिफरेंट किस्म के जो है टैरिफ्स आप उस पर लगा देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें आप ये लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि आपने कोशिश करनी है कि खुद से आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आपको कितनी अच्छी जो है उसकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हुई है। और शॉर्ट क्वेश्चन इसके तकरीबन 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम आपके पेपर की बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप अपने पास्ट पेपर्स को भी देखें तो इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीटेडली जो हैं वो पेपर में आए हैं। तो इसको आपने इसलिए भी तैयार कर लेना है, अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करनी है कि सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जैसे कि मैंने बताया है कि पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा इनमें से जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी तरह से फिर आप ये जो
लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से भी जो ये दस्तावेज़ात वाला क्वेश्चन है और डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने फोकस करना है कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस को, डॉक्यूमेंट्स को और डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये भी अगर आप अपने पास पेपर्स में चेक करेंगे तो रिपीटेडली ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये आपसे पूछे गए हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और फिर MCQs, तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, थॉरली आपने इसको सुना है वीडियो को, तो आप इजीली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो भी आपने आज इस चैप्टर में पढ़ा है उसको आपने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से घर में आप उसको एक दफ़ा पहले सारी वीडियो को चेकआउट करें, उसके बाद बुक से उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें और उसके बाद MCQs जो है वो मार्क कर लें। तो नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।